गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हमारा लास्ट चैप्टर है आपके बीएसटी क्लास 11th का, वो है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अभी इसके पहले हमने इंटरनल बिजनेस किया था, मतलब हमारे देश के अंदर व्यापार। ठीक है, हमारी जो देश की बाउंड्री है उसके अंदर ही हम स्टेट वाइज स्टेज कर रहे, 2-3 स्टेट से कर रहे थे या फिर सेम स्टेट में कर रहे थे, वो इंटरनल था। अभी ये इंटरनेशनल है। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो बाहर के देशों से क्या करेगा, व्यापार करेगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो हम देख लेते हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे इंडेक्स में। मीनिंग है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल मतलब वही हमारा जो पहले हमने पढ़ा है, एक्सटर्नल मतलब जो ये इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, फिर है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड के मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव से वो पढ़ेंगे, फिर उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, फिर इम्पोर्ट ट्रेड, सेम वही मेन ऑब्जेक्टिव उसके और उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, मेन इसमें जो दो ये टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स एंड ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा है इंडेक्स, इसको हम पूरे अपने जो वीडियो है उसमें पूरा कवर करेंगे। तो आइए बच्चों, बहुत ध्यान से इसको आप लोग पढ़िएगा। आपकी बुक देख लीजिए, बुक होगी आपके पास, उसमें से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है इंटरनेशनल जो ट्रेड है। ट्रेड मतलब का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, मतलब परचेजिंग हो रही है और सेलिंग हो रही है किसी भी गुड्स की या फिर सर्विस, दोनों इसमें इंक्लूड है, खाली गुड्स नहीं सर्विस भी है। ठीक है बच्चों, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो देश है भारत, ठीक है, वहाँ से हम जब किसी और देश के साथ, ठीक है, मान लो चीन है, जापान है, अमेरिका है, किसी के साथ भी हम करते हैं व्यापार, ठीक है, लेन देन का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसमें देखिए 2-3 टर्म होते हैं, एक होते हैं एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। ये आपने बहुत बार सुना भी, आपको पता भी होगा। एक्सपोर्ट जब हम सामान बाहर के देश में भेजते हैं, ठीक है, यहाँ से बना के, है ना, एक्सपोर्ट गुड्स की या सर्विस की, तो हम क्या करते हैं, इंडिया से, हमारी जो होम कंट्री है इंडिया, यहाँ से हम विदेशों में, कोई भी देश में जहाँ हमको भेजना है वहाँ हम भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। सेम चीज़ जब हम किसी और देश से, मतलब बाहर के देश से अपनी होम कंट्री मंगवाते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पोर्ट। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, इसमें क्या है, जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको एक्सपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है कि एक्सपोर्टिंग सिस्टम है, और जब मंगाते हैं तो इम्पोर्टिंग सिस्टम है, और जो करवाता है वो एक्सपोर्टर। ठीक है, सेम, और जो इम्पोर्ट करता है वो इम्पोर्टर। ठीक है, छोटे छोटे टर्म है, आपको पता होगा, मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। आइए बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। देखिए पहले क्या था, इंटरनेशनल जो बिजनेस था हमारा, ठीक है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जब से 1991 में कौन सी पॉलिसी आई है, LPG। जब से LPG पॉलिसी आई है बच्चों, तब से क्या है कि हमारे जो व्यापार को है एक खुली, मतलब छूट मिल गई है, और हम क्या है, अपना जो चीज़ ज़्यादा है हमारे, ठीक है, हमारे देश में, वो हम क्या कर सकते हैं, बाहर बेच के लाभ उठा सकते हैं और रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, हमारी फॉरेन जो करेंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्यापार का मोटिव यही है, और बहुत सारे रीज़न है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बुक का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्राइम रीज़न बिहाइंड दिस रेडिकल चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। ठीक है, ये व्यापार जो शुरू हुआ इंटरनेशनल क्यों हुआ, इनके कारण हुआ। ठीक है, एक डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में। ठीक है, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, कुछ नया नया आते जा रहा है, तो उसके चेंज के कारण क्या हो रहा है, कुछ नई चीज़ें बन रही है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, आदान प्रदान करना पड़ रहा है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो गए हैं। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है पहले से काफ़ी अच्छे हो गए, रोड सड़कें, अगर शिप से जाए सामान या एयर से जाए, ठीक है, जो सुविधा हो, तो वो सारे भी बहुत अच्छे हो गए हैं। एमरजेंस ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एंड मोर इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव ब्रॉट नेशन क्लोजर टू वन अनदर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, इन सब ने क्या कर दिया, इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दो तीन नेशन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोजर टू द अनदर किसने कर दिया, ये हमारी फैसिलिटी ने, जो हमको टेक्नोलॉजी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप हो गई है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस है, तो इन सब ने क्या कर दिया, सभी देशों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, फिर देखिए कंट्रीज दैट वेयर कट ऑफ फ्रॉम द अनदर, जो देश पिछड़े हुए थे, कट ऑफ थे, ठीक है, जो मतलब
बिछड़ गए थे, कट हो गए थे। अनदर ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है। पहले क्या था कि दूर है, बहुत दूर, 7 समुद्र पार कैसे कोई चीज़ जाएगी, ठीक है, कैसे कोई चीज़ वहाँ से आएगी। वहाँ कोई चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है कि वहाँ के लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे, वो चीज़ ख़राब होके जा रही है ना। और हमारे देश में कोई चीज़ ऐसी है जो हमको मिल नहीं रही है और हम वहाँ से मंगा नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन पहले थी। तो यही कह रहे हैं कि पहले ये था कट ऑफ, ठीक है। बट अब क्या हो गया, एंड सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैव नाउ स्टार्टेड इंक्रीजिंगली इंटरैक्टिंग विथ अदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफॉर्म कैरीज आउट बाई गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो ये संस्था है WTO, इन्होंने और गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सब डिफरेंशिएट को क्या किया, ख़त्म किया है। गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव ऑल्सो बीन मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इज टू इंक्रीज इंटरैक्शंस एंड बिजनेस रिलेशंस अमंग द नेशंस, ठीक है। तो बिना देखिए गवर्नमेंट के सपोर्ट के तो हम बाहर का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बच्चे है ना, जब बच्चे पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, वो घर में भी कुछ करते हैं तो पेरेंट्स अगर उसके राज़ी नहीं होंगे तो वो कैसे कोई काम करेंगे, नया कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे बच्चे जैसे पेरेंट्स की परमिशन के बिना अपना स्किल को नहीं बढ़ा सकते, उनमें काफ़ी गुण है, लेकिन अगर पेरेंट्स उनको परमिशन ना दें उनके स्किल्स को देख के, ठीक है, लेकिन जो बड़े हैं वो अगर उनको रास्ता दें तो वो क्या कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो देश है उसके पेरेंट्स कौन है, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, हम जनता को, हम पब्लिक को देती है फैसिलिटी कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, इनको आप यूज करिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इन सब गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की, तब से हमारा क्या हो गया, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ब्लूम पे हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर है लिटिल वंडर दैट द वर्ल्ड हैज़ टूडे कम टू नो एज ए ग्लोबल विलेज। आजकल हम क्या बोलते हैं अपने देश को, ग्लोबल विलेज। जैसे विलेज होता है ना, वैसे मतलब ग्लोबल हो गया विलेज की तरह, मतलब आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इजी वे में हो गया, अब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिजनेस इन द प्रेजेंट डे इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। पहले मैंने कहा ना, पहले बाउंडेशन थी कि डोमेस्टिक ट्रेड ही होगा। मोर एंड मोर फर्म्स आर मेकिंग फोरेज इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। बहुत सारी फर्म्स हैं जो क्या कर रही हैं, अपना जो व्यापार है विदेश में भी कर रही हैं, ठीक है। इंडिया में तो कर ही रही हैं, विदेशों में भी कर रही हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि क्यों कैसे हुआ, क्योंकि सरकार की हेल्प से हुआ, कुछ हमारे अबंडेंट सोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए इसकी हेल्प मिली है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इनको छूट दी है और हमको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसीलिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए हैं, ठीक है। अब है बच्चों कि इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग सेम वही आएगी, आपने शुरू में कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारा चीज़ वही है घूम फिर के, ठीक है। आइए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस विदिन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज नॉन एज डोमेस्टिक। जब पढ़ा था हमने, डोमेस्टिक बोल सकते हैं उसको और नेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल बिजनेस और होम ट्रेड, ठीक है। कितने नाम है, डोमेस्टिक बोलो, होम ट्रेड बोलो, ठीक है, इंटरनल बोलो, ठीक है, ये सारे एक ही नाम है, ये सारे एक ही नाम है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द वंस ऑन कंट्री, ये मैंने बताया आपको, जब हम बाहर की कंट्री से करते हैं तो इज नॉन एज द इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनल और एक्सटर्नल बिजनेस कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक प्लेस अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर्स, ठीक है। तो सारी बातें वही हैं, जब हम बाहर के देश से करते हैं तभी वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खाली इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है खाली गुड्स और सर्विस का ही नहीं होता है, देखिए क्या क्या होता है, बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल, ठीक है, पर्सनल, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, नो हाउ एंड कॉपीराइट। तो ये सब चीज़ें भी क्या हैं, किसमें आती हैं, इनका भी क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है। सिर्फ गुड्स सर्विस ही शामिल नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़े मतलब एक्सपेंडिशन इसका है, बहुत विस्तार है इसका, ठीक है। फिर देखिए, जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या थिंकिंग करते हैं, मोस्टली पीपल थिंक ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस जो है एज इंटरनेशनल ट्रेड, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो गुड्स और सर्विस तक की लिमिट नहीं है। क्या है देखो, नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड comprising export and import of goods, ये तो है ही, has historically been an important component of international business, but of late
लेट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ सब्सटेंटली एक्सपेंडेड। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, हमारा बिजनेस जो सब्सिक्वेंटली क्या बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज सच एज, कौन सी सर्विस है, इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म। ठीक है, ये भी हमारा एक व्यापार मोड है सर्विस का। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमिंग हैज कंसिडरेबली ग्रोन। द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आर इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम बताई आपको, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, ये सब भी क्या है, एक माध्यम है हमारा एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का। इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं अदर कंट्री से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब है बच्चों इसका नेक्स्ट टॉपिक, ये यहाँ ख़त्म हो गया। तो मेन इसका आपको समझ में आ ही गया, रीज़न यही था इसका कि जो बाहर के देशों से व्यापार करते हैं उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और ये तभी संभव हो पाया है ताकि गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया। और तीसरा पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो व्यापार जो है वो खाली गुड्स एंड सर्विस तक ही सीमित नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, और कुछ ट्रेड मार्क्स हैं, इंटेलेक्चुअल जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, वो सारे इसमें हैं, सारे इंक्लूड हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। अब रीज़न क्यों है, क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो इसको देखो संक्षेप में पहले हम सुन लेंगे पॉइंट को, फिर आप इसमें पॉइंट लिखे हुए नहीं है लेकिन आप पॉइंट बना के अपनी नोटबुक में बनाना। देखिए पहला रीज़न क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, अपने किसी भी देश में है ना, हर चीज़ जो है अपने देश में या किसी और देश में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, कहीं लोहे कोयले के खाने हैं, कहीं हीरे के खाने मिल रहे हैं, कहीं तेल के कुएँ हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हर जगह क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ये इसका एक रीज़न है कि हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार करते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है बच्चों, वेरिड डिफरेंसेस। ठीक है भाई, जो वेरिड डिफरेंसेस मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में कैपिटल है, लेबर है, ये सब लगती हैं, तो इसमें क्या होता है, वेरिड करता है। हर देश का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, वेरिड करता है, डिफरेंट टू डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ सस्ती बन रही है वही सोचते हैं कि हम जो अपने कंट्री की जो पूरी जो डिमांड है उसको फुलफिल करके हम एक्सेस को बाहर भेजें। तो इस कारण भी क्या होता है, हमारा ये ट्रेड हमारे सामने आता है कि ये हम कर सकते हैं। फिर थर्ड है बच्चों स्पेशलाइजेशन एडवांटेज। देखिए कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में क्या होता है, स्पेशलिटी होती है, सब में होती है ना, हम भी सब क्या हैं, एक जैसे नहीं है, हम सब यूनिक हैं। ठीक है, किसी में कुछ स्पेशलिटी है, किसी में कुछ स्पेशल है। तो ऐसे ही जब कोई काम हम करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ में, तो क्या है, किसी चीज़ में स्पेशलिटी हमारी आ जाती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का जूट का काम होता है, ठीक है, जूट के काम होते हैं, टोकरी वोकरी बनाना है इन सब में। तो ये बहुत वहाँ पे बहुत कोई भी कर सकता है वैसे तो, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ये बहुत कम कॉस्ट है, बहुत अच्छा है। वहाँ के कारीगर क्या है, उस चीज़ के लिए क्या है, स्पेशलिस्ट है उस काम में। तो वहाँ से कोई चीज़ मंगवाना क्या होगा, चीप होगा और बेस्ट होगा उसके लिए। तो इसी तरह से हर देश जो है किसी चीज़ में क्या है, स्पेशलाइजेशन उसको प्राप्त है। ठीक है, जैसे जूट हो गया, ठीक है, हिमाचल के सेब हो गए। इस तरह से मतलब ये चीज़ों को फ़ायदा लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ झुकते हैं। अब हिमाचल के सेब मान लो वहाँ पे सस्ते हो क्योंकि वहाँ तो पैदावार होती है, लेकिन जब वो हमारे देश में आएंगे तो क्या होंगे, महंगे होंगे। तो इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा कि उनका जो चीज़ है वो ज़्यादा दाम में दूसरी कंट्री में बिक रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके और हमारे पास ही वो चीज़ आ जाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस, तो हमें पता ही नहीं होगा हिमाचल के सेब कैसे होते हैं। ठीक है, जूट का काम कैसा, अगर हम जो हमारा बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, अगर हम वहाँ से जूट का काम नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ के लोग वहाँ से वंचित रह जाएंगे ना, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो वो अगर हम इंडिया वाले अपने एक स्टेट में अगर जूट की फैसिलिटी के बहुत सारी फैसिलिटी हैं और हम उसमें एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना हम अपने उस जो हमारा टैलेंट है उसको हम दूसरे देश के संग बांटें, ताकि हमको भी उससे फ़ायदा हो, दूसरे देश है उसको भी फ़ायदा हो। इसका लास्ट पॉइंट है प्राइस डिफरेंसेस। देखिए प्राइस डिफरेंसेस क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जैसे कीमत है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में वहाँ डिफरेंस आएगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब हम सामान बना रहे हैं, ठीक है, सामान जब हमने बनाया और उसको बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं तो क्या होता है कि जब लार्ज क्वांटिटी में सामान बनता है हमारा, ठीक है, एक बल्क में बनता है, तो क्या होता है, उसका प्राइस भी क्या होता है, कम होता है।
तो उससे क्या होता है, जब बल्क में कोई सामान बन गया तो हम अपने जो, मान लो कि हमारे पास 1 घंटे में 100 टी शर्ट बन जाती है ना, लेकिन हमारे देश में कितनी कंजम्पशन है, 40 टी शर्ट की 1 घंटे की, ये मान लो आप। तो 60 टी शर्ट जो है उसका हमको बेनिफिट मिल गया प्रोडक्शन करने से एक साथ। तो हम वो 60 जो टी शर्ट बची हुई हैं वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस हमारे पास है, वो हम फॉरेन कंट्री में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको इतना प्राइस नहीं मिलेगा उस टी शर्ट का लोकल एरिया में, है ना, हमारी होम कंट्री में, लेकिन बाहर हम भेजेंगे तो हमको प्राइस अच्छा मिलेगा उसका। इसलिए कह रहे हैं कि प्राइस डिफरेंसेस भी होता है अपने सामानों का। तो बाहर के लोगों को ज़्यादा कदर होती है, ठीक है। ऐसे हम लोग स्पाइसेस लेते हैं, मसाले, हमारा देश मसालों में बहुत फेमस है। तो मसाले क्या होते हैं, हम अच्छी क्वालिटी के वहाँ भेजते हैं, तो प्राइस का डिफरेंस आता है, हमको बहुत सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो मसाले थोड़े कॉस्टली बिकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके रीजंस हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल जो बिज़नेस है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है। और उसका सोचते हैं हम, रीज़न है इसके पीछे कि क्यों करें। तो सबसे पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा वेरी डिफरेंसेस, प्रोडक्शन के कॉस्ट में आता है डिफरेंसेस, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन जो होते हैं तो उसका फ़ायदा हमको मिलता है, इस कारण लोग जाते हैं। प्राइस डिफरेंसेस, जब यहाँ बेचते हैं तो कम मिलते हैं होम कंट्री में, बाहर देते हैं तो ज़्यादा प्राइस हमको मिलता है। और जो फिफ्थ रीजन आप लिखना चाहो तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है, इससे हाई होता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये सब रीजन के कारण क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। अब देखिए इसकी जो पॉइंट में हम समझ लिया, अब बुक की लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसी के बेस पे आप सुन सकते हैं, और वो सब वही चीज़ें हैं। देखिए, फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट, क्या है बच्चों, दैट द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड, है ना, हम सभी सब कुछ पैदा नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अमंग दैम, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अनइक्वल है इसीलिए। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये बताया था मैंने वेरिड में आपको, सच एज लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिफर अमंग नेशंस, ठीक है। हर नेशंस का क्या होगा, डिफर होगा, प्राइस क्या होगा, अलग अलग आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। मोर ओवर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर अमंग नेशन ड्यू टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन। तो ये सब कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। कंट्री टू कंट्री क्या करता है बच्चों, वेरी करता है। फिर देखिए, सम कंट्रीज आर इन एडवांटेजेस पोजिशंस in producing select goods and services which other countries cannot produce that effectively and efficiently, ठीक है, हमारा काम जो है इफेक्टिवली भी हो और इफिशियंसी भी हो। तो ऐसा कुछ कंट्री क्या है, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन उनको मिला हुआ है, स्पेशलिस्ट है उनमें, ठीक है, तो वहाँ क्या वो उतनी क्षमता के अनुसार वो काम कर सकते हैं, दूसरा देश उसमें उसके हिसाब से नहीं कर सकता। एंड वाइस वर्सा, सेम चीज़ है। तो इसके कारण भी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट स्पेशलाइजेशन वाला, वो इसी में आता है कि हर देश हर चीज़ के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज नहीं है, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है। फिर दिस इज प्रिसाइसली द रीज़न एज टू वाई कंट्रीज ट्रेड विथ अदर्स एंड एंगेज इन वॉट इज़ नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इसी के कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस हमारे कॉन्सेप्ट में आया कि इन चीज़ों को यूटिलाइज किया जाए। द इंटरनेशनल बिजनेस एज इट एग्जिस्ट टूडे टू ए ग्रेट एक्सटेंट द रिजल्ट ऑफ जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन एज पॉइंटेड आउट अबव, ये सारी चीज़ें हमने बताई है, इसके कारण ही हमारा क्या हुआ है, ये जो ट्रेड है वो हमारे कॉन्सेप्ट में आया है, और इतना ये अभी बहुत अच्छे से जो है ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और से समझते एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, वाइल वेस्ट बंगाल स्पेशलाइजेसेस इन जूट प्रोडक्ट, बताया था मैंने, मुंबई एंड नेबरिंग एरियाज इन महाराष्ट्र आर मोर इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। ये लोग किस में एक्सपर्ट हैं, इन चीज़ों में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जूट और यहाँ का कॉटन टेक्सटाइल। तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज विच आर लेबर अबंडेंट, हमारे देश में क्या है, लेबर अबंडेंट, भर भर के है। फॉर इंस्टेंस स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स, ठीक है, सिंस दे लैक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दे इम्पोर्ट टेक्सटाइल मशीनरी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस,
ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास लेबर हैं, ठीक है, यहाँ पे फैसिलिटी हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई टेक्नोलॉजी है तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर के देश से हायर कर रहे हैं, जो डेवलप कंट्री है उनसे हायर कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ द लेटर आर इन ए पोजिशन टू प्रोड्यूस मोर इफिशेंटली, उसके बाद क्या होता है, बहुत इफिशेंटली प्रोडक्शन उनका शुरू होता है। फर्म्स टू एंगेज in international business to import what is available at lower prices in other country and export goods to other countries where they can fetch better prices for their products। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट तभी होगा जब हमको क्या होगा, हमारे देश से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट भी तभी करेंगे हम जब हमको क्या होगा कि लाभ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हर कोई अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए बोला है कि फर्म्स टू एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस टू इम्पोर्ट व्हाट इज़ अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस। इम्पोर्ट तभी करेंगे जब हमको क्या, हमारे देश से सस्ते दाम में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है। इन अदर कंट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट भी हम तभी करेंगे जब हमको हमारे चीज़ों के जो प्राइस हैं वो हमारे देश से ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके बच्चों रीज़न थे, मैंने पॉइंट ने बता दिए और बुक की लैंग्वेज भी पढ़ के बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली है, इसको हम अगर पढ़ लेंगे दोबारा से फिर इसका डिफ्रेंशिएट भी हम आसानी से कर सकते हैं। आइए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे पहले यह है कि नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। देखिए जब हम देश में ही व्यापार करते हैं तो क्या होता है, सब हम एक ही देश के होते हैं, बायर और सेलर, लेकिन जब हम बाहर के देश से व्यापार कर रहे हैं तो हमारे बायर और सेलर क्या होंगे, अलग अलग देश के होंगे, है ना। कोई बायर है वो देश अपना इंडिया का है मान लो, और सेलर जो है आउटर कंट्री का है। तो ये चीज़ें इसमें क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं। देखिए इन द केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम द सेम कंट्री, दिस मेक्स इट ईजियर for both the parties to understand each other and enter into business deals। सब एक दूसरे को जानते हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसका फ़र्क आएगा स्टेट का, अदरवाइज ज़्यादा कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता है। वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर लैंग्वेज, ठीक है। उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, एटीट्यूड चेंज होता है, सोशल कस्टम्स उनके चेंज होते हैं, ठीक है। बिजनेस के जो गोल हैं वो उनके अलग होते हैं, प्रैक्टिसेस उनकी अलग होती है। इट बिकम रिलेटिवली मोर डिफ़िकल्ट, क्या होता है ये डिफ़िकल्ट होता है किसके लिए, दूसरे देश के लिए, फॉर देम टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड फाइनलाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये चीज़ की कठिनाई आती है क्योंकि बायर्स और सेलर अलग अलग देश के होते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चों नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो लोगों को इंटरेस्ट है, जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है ना, डेटर्स हैं, ये सब क्या है, हमारे स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक है हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे स्टेक होल्डर। तो नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, अगर हम स्टेट में ही करते हैं तो वो क्या रहेंगे, स्टेक होल्डर भी हमारे एक ही देश के रहेंगे, लेकिन ये जो अगर हम बाहर करते हैं तो हमारे स्टेक होल्डर भी चेंज हो जाते हैं। देखिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो डिफर इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है, ऑफ अदर स्टेक होल्डर सच है, जैसे एम्प्लॉई है, ठीक है, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एंड जनरली पब्लिक भी तो है, ठीक है, हु इंटरेक्ट विथ बिजनेस फर्म्स। पब्लिक भी तो करते हैं, जब हम शेयर परचेज करते हैं, बेचते हैं, तो कौन है, पब्लिक ही तो है। तो इसीलिए इनका क्या होता है, इफेक्ट आता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक क्या होता है बच्चों कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमारे लेबर हैं, ठीक है, हमारी कुछ कैपिटल्स हैं, वो क्या होती हैं, मूवेबल नहीं होती हैं। अब लेबर हैं हमारे इंडिया के मान लो, ठीक है, अब विदेश में जाके कैसे जाएंगे, वहाँ की इकोनॉमिक जो है कल्चर है, ठीक है, उनका खान पान है, सब कुछ चेंज है, तो वहाँ पे क्या है, वो स्टे नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों की भी फ़र्क आता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लेबर एंड कैपिटल इज जनरली लेस बिटवीन कंट्रीज देन विद इन अ कंट्री। विद इन कंट्री में तो चलो एक स्टेट है दूसरे स्टेट में झट से लेबर चली जाती है जहाँ प्राइस ज़्यादा मिलता है उनको, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल व्यापार में थोड़ी सी यहाँ पे इसको दिक्कत आती है। अपार्ट फ्रॉम लीगल रेस्ट्रिक्शंस इवन द वेरिएशन इन द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, ये भी तो करता है, सामाजिक और कल्चर इनका बिल्कुल अलग है, वहाँ का हमारा अलग है, उनका अलग है।
ठीक है। और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, हमारा वेदर यहाँ का वो हैबिचुअल है, उसमें हैबिटेट हो गए हैं, लेकिन वहाँ का जो क्या है जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी अलग है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी अलग है। कम इन ए बिग वे इन देयर मूवमेंट अक्रॉस कंट्रीज, वो कंट्री अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाने पे बहुत सारी चीज़ों की उनको दिक्कत होती है, इसीलिए वो नहीं जाना चाहते, ठीक है। इसीलिए पॉइंट बनाए कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। फिर है कस्टमर हेट्रोजेंटली अक्रॉस मार्केट्स, है ना। इसमें क्या है, दे डिफर इन देयर सोशल कल्चर बैकग्राउंड, डिफरेंसेस इन देयर टेस्ट, फैशंस, लैंग्वेज, बिलीव्स एंड कस्टम्स, एटीट्यूड्स एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। causes variation is not only their demand for different product and services but also the variation in their क्या communications patterns and purchase behavior। देखिए हमारे देश का तो हमें पता है, ठीक है, कि अब 2 महीने बाद नवरात्रि आने वाले हैं तो इस चीज़ की डिमांड आएगी, ठीक है, अभी सर्दी आने वाली है तो इस चीज़ की डिमांड, लेकिन वहाँ का क्या है जोग्राफिकल जो चेंजेज है वो चेंज है बाहर के देशों का, तो हमें पता नहीं चलता। फिर वहाँ के जो कस्टम्स हैं, उनकी लैंग्वेज हैं, ठीक है, उनके जो बिलीव्स हैं वो भी तो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। फैशन है उनका, है ना, फैशन मतलब हम किस तरह का पहनावा पहनते हैं, किस तरह का खाते हैं, क्या हमें पसंद होता है इंडियंस को, सब मोस्टली सेम होता है, लेकिन वहाँ का क्या है डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। तो ये भी एक इसका कारण है, किसका, कस्टमर्स हेट्रोजेंटली अक्रॉस मार्केट, तो मार्केट को सर्च करना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर आइए नेक्स्ट है, इसी में आ जाइए, देखिए जैसे कि इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द सोशियो कल्चर डिफरेंसेस दैट, ठीक है, वाइल पीपल इन चाइना के लोग क्या प्रेफर करते हैं, बाईसाइकिल, ठीक है। द जैपनीज इन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, उनसे उनसे अलग हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है, लाइक टू राइड बाइक्स, वो बाइक्स लाइक राइड करना पसंद करते हैं। सिमिलरली वैसे ही वाइल पीपल इन इंडिया यूज राइट हैंड ड्राइवन, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने दाएं हाथ से ड्राइविंग करते हैं कार्स को। अमेरिका वाले क्या करते हैं, अमेरिकन ड्राइव कार्स फिटेड विथ स्टीयरिंग ब्रेक्स, ठीक है, इससे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंस, मैंने कहा ना सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे व्यापार में क्या आती हैं, समझना पड़ता है इनको कि सबका टेस्ट और ये जो है सब कुछ अलग अलग है। ऑन द लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड से करते हैं। मोरो वाइल पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट चेंज देयर टीवी, बाइक एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल वेरी फ्रिक्वेंटली, ये लोग जो होते हैं ये अपना टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर के देश जो हैं हमारे देश की तरह ऐसा नहीं कि जब तक एक कपड़ा बिल्कुल फट ना जाए, ठीक है, उसको जब तक यूज करते रहते हैं। मान लो हम कोई कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, पहले हम उसको क्या करेंगे, कहीं बाहर जाने आने पहनते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा वो पुराना होता है तो फिर हम क्या करते हैं घर में उसको डेली में पहनना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो सीधा ऐसा नहीं है फेंकने में चला गया, या फिर किसी को दे देते हैं, या फिर उसका कोई पोछा वोछा या कुछ और चीज़ घर में कोई बैग वैग ऐसा कुछ आइटम बन जाता है, ठीक है। हमारी लेडीज़ें बहुत उसको यूज़ करके लास्ट में अगर बिल्कुल ही वैसा होता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसी चीज़ें नहीं है, ये साफ साफ बुक में लिखा हुआ आपको, उनका टेस्ट चेंज होता है। वो हमारा टीवी तो एक बार आ गया कई सालों की गई, फ्रिज आ गया कई सालों की गई, ठीक है, जब तक वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ही काम करना बंद ना कर दे। ऐसा नहीं है हम रोज़ ही फ्रिज चेंज कर रहे हैं, साल 2 साल में 4 साल में, ऐसा नहीं है। विदिन 2 in 3 ईयर्स वो तो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं करते, ऑफ देयर परचेज, ठीक है। इंडियंस मोस्टली डू नॉट गो इन फॉर सच रिप्लेसमेंट अनटिल द प्रोडक्ट करेंटली विद दैम हैव टोटली वॉर्न आउट। बताया ना मैंने, जब तक हमारी कोशिश बिल्कुल ही, हम जो जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, ख़राब हो गए तब भी जुगाड़ करके उसको काम चलाते रहते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल ही काम के लायक ना, तब तक हम उसको दूसरा परचेज नहीं करते। देखिए सच वेरिएशंस, ये जो वेरिएशन आ रहा है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सच वेरिएशन ग्रेटली कॉम्प्लिकेट, कठिन कर देता है किसको, द टास्क ऑफ द डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट फॉर कस्टमर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, दिक्कत तो आती है ना, थ्रो टू सम एक्सटेंड कस्टमर्स। तो ये ऐसे कस्टमर जो होते हैं इनका टेस्ट चेंज होता रहता है, तो हम अब नया क्या लाएं, है ना, एक तो नया पहले सर्च करो कि नया क्या बने, उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, कुछ नया चाहिए, डिमांड है उनकी,
फिर नए में हम क्या वेरिएशन लाएं, तो इन चीज़ों की क्या है दिक्कत आती है कस्टमर टू कस्टमर व्यापार करने में, ठीक है, दूसरे देशों से। फिर है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखिए बिजनेस का सिस्टम भी क्या होता है, हर देश का अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कंट्रीज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होता है सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट के कारण क्या होता है उनमें उनके चॉइस में चेंज आते हैं। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी, ठीक है, उनकी उनकी रेंज में कोई चीज़ आना, कॉस्ट है एंड इफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट सपोर्ट, ठीक है, सर्विसेज एंड बिजनेस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ड्यू टू देयर सोशो इकोनॉमिकल क्या है मिलियन एंड हिस्टोरिकल कॉन्सिडेंस। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो हमने बताया ना डिफरेंस, इसलिए उनके बिजनेस में भी आता है और प्रैक्टिस में भी आता है। मान लो हम रामनवमी को बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, लेकिन वहाँ ऐसा कोई कस्टम्स नहीं है, ठीक है, वो इतना नहीं करते। हम हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नया खाने का, कुछ पहनने का, ऐसा कुछ हमारा ट्रेंड है हमारे इंडिया में, ठीक है, मोस्टली लोग उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जो आउटर कंट्री है उनमें ऐसा नहीं है, कुछ कस्टम्स ऐसे नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस का उनका कब वो बिज़नेस करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कोई त्यौहार आया तो क्या होता है कि दाल चावल है, घी है, आटा है, दाल है, इसका कंजम्पशन डेली के कंजम्पशन से बढ़ जाता है, क्योंकि मेहमान आते हैं, देना है लेना है ना, बनाना है कोई पकवान। लेकिन बाहर के देशों में वो चीज़ नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं ना, उनके ऐसा कोई कस्टम नहीं है, वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें उनमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट के बिना तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। बच्चों के एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे बच्चे हमारे अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है हमारे देश का, उसी से क्या होता है और रिस्क कितनी है उसमें, उन चीज़ों का भी इफेक्ट इस पर आता है। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट आई है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनका क्या आइडिया है, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, एट्सेट्रा हैव अ प्रोपाउंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। इससे क्या होता है बिजनेस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उस ऑपरेशन में इम्पैक्ट आता है। सिंस अ बिजनेस पर्सन इज फैमिलियर विद द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ हिज और हर कंट्री, वो क्या होता है फैमिलियर होता है, उसको पता है हमारे देश के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है बिजनेस करने के, ही एंड सी कैन वेल अंडरस्टैंड इट एंड प्रिडिक्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। अब पार्टी चेंज हो गई, कुछ नए रूल ले आए, पहले ये रूल था तो अब क्या होगा कि हमको दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि पहले से अच्छा कोई आ जाए, ठीक है, पॉलिटिकल रूल, तो उससे क्या होगा हमारा व्यापार और इजी हो जाए, कुछ ऐसा स्ट्रिक आ गया तो फिर हमको दिक्कत आ सकती है। बट दिस इज़ नॉट द सेस विथ इंटरनेशनल बिजनेस, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, नेचुरली है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। फिर है बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, सिंपल वही चीज़ें हैं, पॉलिटिकल है और यहाँ पे क्या आ रहा है बिजनेस के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ बोला है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी ईच कंट्री इन्वॉल्व्स इट्स ऑन सेट ऑफ बिजनेस लॉ, ये लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस के लॉ के सेट बने होते हैं, ठीक है, एंड रेगुलेशंस, लॉ और रेगुलेशंस, ठीक है। अब लॉ और रेगुलेशंस में क्या है डिफरेंस, क्या है, देखिए लॉ जो होता है वो पुस्तक में लिखा हुआ है, बिजनेस के लॉ क्या है, ऐसे करना है आपको, इस एक्ट के तहत ये करना है, इस एक्ट के तहत आपको ये करना है, ये तो हो गए लॉस, ठीक है। रेगुलेशंस क्या है कि अब सरकार ऊपर से कितना उसमें रेगुलेशंस दे रही है, ठीक है, जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह हैं, ये सब तो रेगुलेशंस ही तो हैं, ये उसमें थोड़ी मेंशन होते हैं कोई, तो इसलिए लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है, दो अलग टर्म्स हैं। दो दीज लॉज, ठीक है, दीज लॉज रेगुलेशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मोर और लेस इनफॉर्मली एप्लीकेबल विदिन द कंट्री, दे डिफर वाइडली अमंग नेशंस, ठीक है, जैसे टैरिफ्स है एंड टैक्सेशन पॉलिसीज है, इम्पोर्ट कोटा सिस्टम है, ठीक है, सब्सिडीज है, अदर कंट्रोल्स अडोप्टेड बाय अ नेशंस आर नॉट द सेम एज इन अदर कंट्री, ये सारे सिस्टम है ना, टैरिफ टैक्स है, टैक्सेशन पॉलिसीज है, इम्पोर्ट कोटा है, ये सारी चीज़ें, सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट के ही तरफ से लागू होते हैं और इसका हमको हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है।
फिर है करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। डिफरेंट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट द लेटर इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, सिंस द एक्सचेंज रेट दैट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन रिलेशंस टू दैट टू अनदर कंट्री, ठीक है, countries currency keeps on fluctuating. It adds to the problem of international business firms in fixing prices of their product and hedging against foreign exchange risk। देखिए हमारा प्राइस जो है, हमारी जो रुपीज़ की करेंसी है, बाहर की जो डॉलर वगैरह हैं, इनके प्राइस क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। मान लो हमारे जो रुपए की वैल्यू कितनी है आज के दिन और कल कितनी होगी इसका पता नहीं चलता, लेकिन प्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है और जब हम मार्केट में बेचेंगे, ठीक है, फॉरेन कंट्री को, तब कितना डॉलर में उसका कितना फ्लक्चुएट होगा। तो ये तो क्या होता है, रिस्क का कारण है। तो इसीलिए ये कारण भी इसमें छुपा रहता है कि हमारी जो करेंसी है दोनों के देशों की चेंज होते रहती है, फ्लक्चुएट होते रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बच्चों, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। किस किस क्षेत्र में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है, ठीक है। ये इसमें चार आएंगे। एक तो ये आएगा मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये तो है ही। सर्विसेज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, और लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। और एक लास्ट इसमें पीछे है, वो भी हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, इंटरनेशनल बिजनेस इज मच ब्रॉडर देन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये दोनों टर्म बहुत देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन बोला गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज मच ब्रॉडर, ठीक है, उससे बड़ा है कौन, इंटरनेशनल बिजनेस, देन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए दो टर्म है, एक है इंटरनेशनल बिजनेस और एक है इंटरनेशनल ट्रेड। आपको बहुत पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रेड मीन्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, ये सारे शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें शामिल है, इसलिए ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। और ट्रेड क्या है, उसका एक पार्ट है, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ट्रेड का मतलब सिंपल यही है, बट ऑल्सो a wide variety of other ways in which the firms operate internationally। सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग सर्विसेज गुड्स का ही नहीं है, और चीज़ें बताई थी ना शुरू में आपको, वो सब भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन दैट कॉन्जिक्यूटिव इंटरनेशनल बिजनेस आर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खाली उसका हो रहा है, गुड्स का। देखिए पढ़िए, आ जाइए। मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स दैट आर टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज दोज दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। एक्सपोर्ट मीन्स क्या, सेंडिंग टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो देख सक रहे हैं, छू सक रहे हैं, ठीक है, हाथ लगा सकते हैं, एब्रोड, उनको हम बाहर भेजते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मर्चेंडाइज इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग टेंजिबल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू वंस ऑन, ठीक है, कंट्री। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑल्सो नोन एज ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड ओनली टेंजिबल गुड्स, ठीक है बच्चों, एंड एक्सक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। तो जो इसको क्या करता है, सर्विस को एक्सक्लूड माने इंक्लूड नहीं करता, खाली टेंजिबल गुड्स का ही क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट में सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सर्विस का हो रहा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन्वॉल्व ट्रेड इन इनटेंजिबल, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर से महसूस कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटेंजिबल एक्सपेक्ट ऑफ सर्विसेज दैट ट्रेड इन सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल ट्रेड। क्या बोलेंगे इनको, इनविजिबल, देख नहीं सकते ना, इसीलिए इनविजिबल ट्रेड। अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर ट्रेडेड इंटरनेशनली एंड दिस इंक्लूड, जैसे टूरिज्म, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉन्जिंग, ठीक है, होटल एंड रेस्टोरेंट जो होती हैं उनकी, एंटरटेनमेंट, ठीक है, रिक्रिएशंस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, कंसल्टेंसी है, रिसर्च है, कम्युनिकेशंस है, पोस्टल, टेलीफोन, फैक्स, कोरियर्स, अदर ऑडियो विजुअल सर्विसेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, दैट इज होलसेलिंग, रिटेलिंग, एडवर्टाइजिंग, इसकी एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग, रिसर्च एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट जितने मैं कह रही हूँ। एजुकेशनल में क्या है, एजुकेशनल एंड फाइनेंस सर्विस, जैसे कि बैंकिंग की, इंश्योरेंस की। ऑफ दीज टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस सर्विसेज आर मेजर
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। इतनी सारी सर्विसेज, सिंपल सर्विसेज नहीं, इतनी सारी हर फील्ड में, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनविजिबल हैं। हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हो सकता है इसका स्कोप, या फिर टेंजिबल गुड्स में हो सकता है। फिर है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, दोनों अलग टर्म हैं, ठीक है। परमिटिंग अनदर पार्टी इन ए फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर योर ट्रेडमार्क्स, पेटेंट और कॉपीराइट इन लिeu ऑफ सम फी इज अनदर वे ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, किसी का ट्रेडमार्क है, ठीक है, किसी का पेटेंट है, उसको हम यूज कर सकते हैं कुछ उसका अमाउंट दे के, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का हम व्यापार का ही माध्यम बना सकते हैं इसको भी। इट इज़ अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम दैट पेप्सी एंड कोका कोला, ये क्या कौन सा सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पेप्सी और कोका कोला पीते हैं, ये क्या है, लाइसेंसिंग का सिस्टम है, ठीक है। आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम उनका यूज कर रहे हैं जिसका पेटेंट है, ठीक है, और पूरे देश में इसकी बिक्री हो रही है। लोकल बॉटल्स इन फॉरेन कंट्रीज, फ्रेंचाइजीज इज सिमिलर टू लाइसेंस, जो लाइसेंस होते हैं उसी की तरह होता है, बट इट इज टर्म यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। मैकडोनल्ड फॉर इंस्टेंस ऑपरेट्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट द वर्ल्ड ओवर थ्रो इट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, एक हमारी कोई नामी गामी दुकान हो गई है, उसके अलग अलग ब्रांच हम जगह जगह खोल देते हैं। तो जो मैकडोनल्ड है, ये क्या है, फ्रेंचाइजिंग दी हुई है, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल होते हैं ना, कई बार एक स्कूल की कई ब्रांचें हो जाती हैं, ठीक है, कोई हिंदी मीडियम, कोई इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ऐसे ही कोई मिठाई की शॉप होती है तो उसकी भी कई ब्रांडिंग हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, अपना इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न, कुछ उसको मिलेगा ब्याज वगैरह, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, वहाँ पे पैसा लगाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक डायरेक्ट एंड एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, दो तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो आप क्या वहाँ से कुछ मार्जिन लेके कुछ आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ आपको जैसे इंडिया में मिलता है वहाँ से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो डायरेक्ट जो है वो क्या है बच्चों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस व्हेन अ कंपनी directly invest in properties such as plant and machinery in foreign countries with a view to undertaking production and marketing of goods and services in those countries, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द इन्वेस्टर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ए फॉरेन कंपनी नोन एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि FDI, ठीक है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर ऑन PPP, अ कंपनी if it so desire can also set up a wholly owned subsidiary abroad by making 100% investment in foreign ventures, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो आके हमारे देश में प्लांट मशीनरी सेटअप करें, पूरा उसको देखें, सब कुछ उनका रोल हो हमारे बिजनेस में, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसने किया है, जैसे हम बिजनेस करते हैं ना अपने देश में, ऐसे ही वो हमारे देश में आके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होगा, ऑन द अदर हैंड इज एन इन्वेस्टमेंट दैट अ कंपनी, कोई भी कंपनी है ना, मेक्स इनटू अनदर कंपनी बाय द वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स, जैसे हम शेयर ले लेते हैं, है ना, वैसे ही वो भी क्या करेंगे, हमारे देश की कंपनी के शेयर ले लेंगे, और प्रोवाइडिंग लोन्स टू द लेटर, या फिर लोन दे देगा किसी हमारे कंपनी को, एंड अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, जैसे हम लेते हैं वैसे वो भी लेगा, और इंटरेस्ट ऑन द लोन, ठीक है। अगर लोन है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, और अगर उसका शेयर है तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसमें तो क्या है, उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हमारे बिजनेस में, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में, डायरेक्ट वाले में, कि वो आके हमारे यहाँ ही बिजनेस करना शुरू कर रहा है। तो ये इसके स्कोप है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आइए बच्चों अब देखते हैं बेनिफिट्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस होगा उससे दो लोगों को फ़ायदा होगा। दो लोग मतलब एक तो हमारी कंट्री, ठीक है, और एक फर्म जो बिज़नेस करेगी, ठीक है। मतलब हमारी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार हो रहा है तो दोनों कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और जो फर्म
जो कंपनी जो भी हैं, जो व्यापार कर रही हैं, उन दोनों को तो फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स टू कंट्रीज़। कंट्रीज़ या नेशंस, दोनों में से, दोनों एक ही बात है, नेशंस बोलिए कंट्री को, दोनों क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, देखिए ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जो कंट्री है हमारी, उसको क्या फ़ायदा होता है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, वो सरप्लस में आता है। देखिए हम जब इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारी चली जाती है ना, उस करेंसी हम देते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी का स्टॉक ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हम सरप्लस में रहेंगे। इसीलिए ये जो एक्सपोर्ट है हमारा, वो ग्रेटर देन होना चाहिए इम्पोर्ट से, इसीलिए ये फ़ायदा है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए पढ़ लेते थोड़ा सा इसको। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विच इट कैन लेटर यूज फॉर मीटिंग इट्स इम्पोर्ट। मैंने बोला वही है ना, इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर। तो कुछ भी चीज़ का हमें कुछ, हमारे पास कुछ कमी है, ठीक है, और हमें दूसरे देश से वो चीज़ मिल रही है ना, रीजनेबल प्राइस पे, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमको फॉरेन करेंसी चाहिएगी। तो ये एक फ़ायदा है कंट्री को, किससे, हमारे फॉरेन ट्रेड से, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस से। ठीक है, मोर इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है ना, लेकिन हम एक बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो प्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ोगे, उसमें पता लगेगा कि एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, जहाँ तक हम उस प्रोडक्शन को करते हैं तब तक क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम होते जाता है। एक लेवल के बाद फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों कि सिंपली जो हमारा जो कॉस्ट है, रिसोर्सेज है, उसका फ़ायदा ये मिले कि जैसे कंट्री है हमारी, है ना, उसमें इतनी अगर डोमेस्टिक डिमांड हमारी जो कोई प्रोडक्ट है उसकी पूरी हो गई, ठीक है, और बचा हुआ है, अगर वो बचा हुआ वेस्ट होगा, उसकी डिमांड तो बाद में आएगी, तो हम उसको अगर एक्सपोर्ट कर दें अदर कंट्री में तो क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा। कैसे कि हमने बहुत अच्छा जो अपना रिसोर्स था उसका यूज़ कर लिया कम चीज़ में और मुनाफा ज़्यादा हो गया। यही लिखा हुआ है। देखिए सिंपल प्रिंसिपल क्या है बच्चों, प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। हम वही प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी कैपेसिटी, जो हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन टू जनरेट विथ, ठीक है, जनरेट विद अदर रिसोर्सेज टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। तो या फिर कुछ रॉ मटेरियल ऐसा हो जो दूसरी कंट्री कर सकती है, तो चाहे फिनिश गुड्स हो, दोनों ही चीज़ में क्या कर सकते हैं हम, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो जिस काम में क्या है सक्षम है। इसलिए बोला है प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री, ठीक है, कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली एंड ट्रेड द सरप्लस प्रोडक्शन टू जनरेट विथ अदर कंट्रीज टू प्रोक्योर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली। ठीक है, तो दोनों कंट्री में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो इसका बेनिफिट मिलता है कंट्री को, वो क्या है बच्चों, इंप्रूविंग ग्रोथ। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जो पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी बोलिए आप, तो वो इसमें मिलता है। कैसे, मेनी कंट्रीज स्पेशली द डेवलपिंग वंस, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, हमारे जैसे इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, मेनी कंट्रीज स्पेशली द डेवलपिंग वंस कुड नॉट एग्जीक्यूट देयर प्लान्स टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल and thus create employment for people because their domestic market was not large enough to observe all that extra productions। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास abundant of resources है, लेकिन मान लो उस चीज़ की डिमांड इतनी नहीं है, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इतनी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उतना बना के फिर हम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि हम नए बनाएं, यही सोचते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लेटर ऑन अ फ्यू कंट्रीज सच एज सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, चाइना है, विच सो मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन द फॉरेन करेंट जो कंट्रीज हैं, इम्बार्क्ड अपॉन द स्ट्रेटजी एक्सपोर्ट एंड फ्लोरिश। ठीक है, एंड सून बिकम द स्टार परफॉर्मेंस ऑन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, स्टार परफॉर्मेंस उनकी हो जाती है। This helped them not only in improving their growth prospect but also created opportunities for employment of people living in these countries। ठीक है, अब मान लो इंडिया के पास तो अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, उनका वो यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है। सेम कंडीशन किसी और कंट्री की भी हो सकती है, लेकिन जो ये कंट्रियां हैं, जैसे सिंगापुर का नाम लिया, साउथ कोरिया का नाम लिया, चाइना का, विच सो मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट। ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, अपना सर्च कर रहे हैं मार्केट अपने प्रोडक्ट के लिए।
तो ऐसे क्या होता है कि उनका एक्सचेंज हो जाता है, जिसको जो चीज़ चाहिए, ठीक है। किसी के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके पास सामान नहीं है तो उसको हमने दे दिया, या उनके पास है तो हमने ले लिया। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ भी है, इम्प्रूव होती है हमारी। कि मान लो कल हम 100 करोड़ का कर रहे थे ट्रांजेक्शन, ठीक है, 1000 करोड़ का कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारी एक कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है, इकोनॉमी भी इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। इसका फिर नेक्स्ट है बच्चों, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल for the world community to consume goods and services produced in other countries that the people in these countries are able to consume and enjoy the higher standard of living। देखिए पहले सोफ़ा कैसा आता था, है ना, आपने भी देखा है, सोफ़ा था, टीवी था, इन सब में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हमने भी तो उसको चेंज किया ना। पहले टीवी कितने बड़े बड़े होते थे, कितनी जगह चाहिए थी उनके लिए, ठीक है, अब छोटे से आ गए हैं। ऐसे ही हमारी पहले आप मान लो सोफ़ा सेट थे, अब कितने मतलब फोल्डेबल हो गए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी से हो रहा है ना, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इनसे। तो ये सब किस चीज़ से हो रहा है, ये सब हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से ही हो रहा है कि जो चीज़ उनके पास टेक्नोलॉजी है वो हम हायर कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास है तो हम उनको दे रहे हैं। और इसका एक और है कि स्टेबिलिटी भी आती है हमारे अंदर, ठीक है। अब जैसे हम बाहर के लोगों से व्यापार कर रहे हैं, तो जो बाहर के लोग देखते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया वाले कि अरे ये कंपनी है, ये फर्म है, ये तो बाहर से भी इनका ट्रेड होता है, तो वो क्या एक बिलीव करती है हमारे ऊपर कि हाँ देखो इसका है अच्छा है, तभी तो ये अपना प्रोडक्शन बाहर सेल कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी बिजनेस में आती है, व्यापार में लोगों का विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ता है। ये क्या होता है, एक कंट्री के लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब है फर्म को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है बच्चों, जो हमारी फर्म है, बिजनेस फर्म, उनको क्या फ़ायदा होता है। देखिए सबसे पहले है प्रॉस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। देखिए हम कोई भी सामान बाहर बेचते हैं अपने देश के बाहर, ठीक है, पहले देश की डिमांड को फुलफिल करेंगे कुछ भी चीज़ के लिए। तो हमको जो प्राइस यहाँ 50 रुपये में कोई सामान बिक रहा है, वहाँ अगर हमको 100 रुपये मिल रहे हैं या 150 मिलता है, तभी तो हम बेचेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा हायर प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल दैन द डोमेस्टिक बिजनेस व्हेन द डोमेस्टिक प्राइसेस आर लोअर, ठीक है। बिजनेस फर्म कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज वेयर प्राइसेस आर हाई। देखिए जो चावल वगैरह, राइस वगैरह हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है, बासमती राइस वगैरह, लेकिन क्या हम उतना प्राइस लेके वहाँ इंडिया में ले सकते हैं, नहीं। तो वो प्राइस, वो जो अच्छे ब्रांड के राइस होते हैं वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो यहाँ पे 100 रुपये किलो राइस हमको मिल रहे थे, वहाँ उसके दाम और ज़्यादा बढ़ के हमको मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सेकेंड है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सेम वही है कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है या किसी चीज़ को उपयोग करने की, तो वो हमारी बढ़ती है। मेनी फर्म सेटअप प्रोडक्शंस कैपेसिटी फॉर देयर प्रोडक्ट विच आर इन एक्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। मैंने बताया ना बार बार, डिमांड जो है हमारी कम है, ठीक है, मार्केट में, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस में हो रहा है, तो कहाँ कंज्यूम होगा, वो फॉरेन मार्केट में ही कंज्यूम होगा। इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय प्लानिंग ओवरसीज एक्सपेंशन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स। तो हमें क्या होगा, फॉरेन कस्टमर से डिमांड वहाँ की फुलफ़िल करनी होगी इसके लिए। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है। फिर है प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। तो अगर देखिए फर्म को फ़ायदा हो रहा है तो सब डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे। अगर हमारी फर्म को फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस फर्म को, तो नेचुरली कंट्री को भी तो होगा, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा ही है हमारे, ठीक है। बिजनेस फर्म्स फाइंड इट क्वाइट frustrating when demand for their product starts getting saturated in the domestic market. Such firms can considerably improve prospects of their growth by plugging into overseas markets. कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लो सपोज करिए कि एक ही चीज़ है, ठीक है, सपोज करिए गेहूँ है, ठीक है, सारे फार्मर जो है वो गेहूँ तो उसका गेहूँ का खेती कर रहे हैं। जब उनकी फसल कटेगी, ठीक है, तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत सारे गेहूँ हो गए, ठीक है, इतनी डिमांड हमारे जो हमको पता होता है कि हमारे देश में कितना कंज्यूम हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा होगा, है ना, सरप्लस में होगा, तो क्या करना होगा, जो किसान भाई हैं उनको क्या होगा, मार्जिन नहीं मिलेगा, उनके दाम कम हो जाएंगे। आपको डिमांड सप्लाई का पता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस, जो गुड्स के जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपना वो मार्केट यहाँ का बचाते हुए, ठीक है, यहाँ के डिमांड को फुलफिल करते, बाकी वो क्या करेंगे, सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स भी इसमें मिलता है।
फिर है वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन टू डोमेस्टिक मार्केट। और एक क्या होता है डोमेस्टिक मार्केट में, क्या है, कंपटीशन भी है, ठीक है। कोई मान लो अपने जो गेहूँ 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो मार्केट में बेच रहा है, या होलसेल के दाम जो उनके हैं मंडी में, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मंडी के हिसाब से जो क्विंटल की बोरियां वगैरह हैं उनके हिसाब से बेच रहे हैं। तो उनको देखना पड़ता है कि सामने वाला किस रेट में बेच रहा है, हम बहुत कम में या बहुत ज़्यादा में नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन होता है उससे भी हम क्या होते हैं, वे आउट होते हैं, फ्री होते हैं। फिर बाहर तो हम कितने में बेचें हमारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन उस मार्केट में, इंडिया के मार्केट में हम एक ही चीज़ के दाम अलग अलग नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपटीशन को देखते हुए अपने सामान को बेचना होता है। व्हेन कंपटीशन टू द डोमेस्टिक मार्केट इज़ वेरी इंटेंस, इंटरनेशनलाइजेशन सीम्स टू बी ओनली वे टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ठीक है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा। हाईली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट ड्राइव्स मेनी कंपनीज टू गो इंटरनेशनल सर्च ऑफ मार्केट्स, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, सर्च कर रही है कहाँ, इंटरनेशनल मार्केट में। फिर है बच्चों इम्प्रूव बिजनेस विजन्स। बिजनेस का जो विज़न है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। कैसे, देखिए, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज इज इसेंशियल अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। जो बिजनेस हैं, बिजनेस की ग्रोथ का, बिजनेस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेनी कंपनीज इज इसेंशियली अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, ठीक है। वो कैसे ग्रो करेगा ये किस पे डिपेंड है, हमारा मैनेजमेंट, हमारी पॉलिसी, हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी हमने अप्लाई की हुई है। द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम फ्रॉम द अर्ग टू ग्रो, ठीक है। द नीड टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। द नीड टू डाइवर्सिफाई एंड टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हम अपना विजन हम बड़ा रखें, ब्रॉड रखें कि ठीक है हमारा मार्केट यहाँ का इतना नहीं है, हम बाहर के देश से कुछ व्यापार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेटेजी में एडवांटेज मिलेंगे, और हमारा जो एक विजन है जो इम्प्रूव होगा बिजनेस का, ठीक है। तो ये सारे किसके फ़ायदे हैं बच्चों, ये सारे हो रहे हैं हमारे फर्म को फ़ायदे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मोर प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है, और इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको इम्प्रूव करता है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट होता है, कंपटीशन को फेस करते हैं, सेल्फ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, अपना जो प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारे इसके पॉइंट हैं। अब देखिए तो बच्चों हमारा जो चल रहा था टॉपिक जो इंटरनेशनल ट्रेड, तो इससे हमको पता लग गया कि जो नेचर क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का। सबसे पहले तो क्या है कि इन्वॉल्वमेंट होगा 2 कंट्रीज़ का, ठीक है, इसमें कम से कम 2 कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। और दूसरा ये है कि पेमेंट इन गुड्स फॉरेन करेंसी, ठीक है, जो हम पेमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब आएगा तब हमारी करेंसी में आएगा, और हम पेमेंट करेंगे तो फिर फॉरेन करेंसी में करेंगे। तो ये 2 चीज़ें क्या होता है, तभी हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही मतलब आजकल बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या क्या करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखिए। जो हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो है लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर बहुत लंबा है, ठीक है। तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है ना, कन्वर्सेशन ऑफ रुपीज़ इनटू फॉरेन करेंसी, ये सब है, बुकिंग ऑफ शिप, तो ये सब क्या है, एक लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, और लीगल प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। रेस्ट्रिक्शंस है बच्चों, ऐसा नहीं है कुछ भी आप चीज़ों को बाहर सेल आउट करोगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें क्या है कि सरकार ने रखी हुई है सेफ कि वो बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बोला है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन, तो उसके लाइसेंस लो, परमिशन लो, फिर वो जो गुड्स और सर्विस आप देना चाह रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए रेस्ट्रिक्शन भी इसमें है, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिस्क तो है ही बच्चों, क्योंकि इतने 7 समुंदर पार है ना, हमारा शिप से सामान जा रहा है, कोई चट्टान से टकरा जाए, कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है। तो ये सब रिस्क तो इसमें रहती है। डैमेज ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट, है ना, फ्लक्चुएशंस इन द करेंसी, ये भी तो है, हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है फ्लक्चुएट होती रहती है। तो प्राइस कितना रखें, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, एट द टाइम प्रोडक्शन का टाइम क्या प्राइस था, और जब हमारा पेमेंट हो रहा तो क्या प्राइस था, डील हुई तो क्या प्राइस था, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसकी क्या है, एक रिस्क बनी रहती है। फिर है कन्वर्सेशन रेट जो चेंज होती रहती है उसकी,
फिर है जो मैरिन इंश्योरेंस है उसका खर्चा भी होता है। पॉलिसी है बिफोर सेंडिंग गुड्स, है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम समुद्र से कोई सामान जा रहा है, सी से जा रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट लैंग्वेज, अब देखिए इंडिया में क्या होता है कि सभी अपनी लैंग्वेज मोस्टली जान जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, बाकी सभी अपनी भाषा में कन्वर्सेशन कर लेते हैं और चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों के जो ट्रांजिस्टर है, मतलब ट्रांसलेट करने वाला, है ना, ट्रांसलेटर की ज़रूरत हमको पड़ती है इसमें। क्यों? क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। जैसे चाइना है, उसकी तो बिल्कुल ही लैंग्वेज अलग है, ठीक है, तो हम वहाँ की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से हम व्यापार करेंगे, इसके लिए हमें किसी मिडिल मैन की, किसी जो वहाँ की लैंग्वेज का और हमारी लैंग्वेज का जानकार हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है इसमें। फिर है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, ये तो है ही कि अरेंजमेंट होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसका अरेंजमेंट हो फॉरेन करेंसी का। जब तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा तो हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि जो हमारा जब हम एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं बच्चों, है ना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक्सपोर्ट तो हम करते ही हैं बिजनेस, है ना, इंपोर्ट करते हैं, कहते हैं, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो होता है, बाहर के देशों में हम सामान बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसका सबसे है कि हमारा टू सेल सरप्लस गुड्स। इस पॉइंट आप समझ देंगे तो आप दो तीन लाइन इसे बढ़ा के लिख ही देंगे। हमारे पास जो बार बार पढ़ा हमने कि जो हमारा सरप्लस गुड्स है उसको सेल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेम पॉइंट वही आ रहा है, ठीक है। एक बार जस्ट आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो, ठीक है, दोनों में सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो किसका यूज करना है हमको? अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। फिर है फॉरेन करेंसी को अर्न करना, इंक्रीज नेशनल इनकम। देखिए हमारी फॉरेन करेंसी अगर ये होगी, है ना, हमारे रेवेन्यू में आएगी, और फिर क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम जो हम इसमें पढ़ते हैं इको में, नेशनल इनकम जो हमारी है, एक तो होती है ग्रॉस नेशनल इनकम, एक होती है नेट नेशनल इनकम। तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो उसमें आप एक बार सीखेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखें कि इंक्रीज नेशनल इनकम हमारी बढ़ती है इससे, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट भी इसमें क्या होती है, अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि लोगों को क्या होता है काम करने का मौका मिलता है। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो होता ही है जनरेट, है ना, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह इसमें आती है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह लग जाते हैं, तो क्या होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और लास्ट में क्या है, टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कोऑपरेटिव। देखिए लोगों से संपर्क होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, हमारे को हमारा एक रुतबा होता है कि हाँ हम बाहर भी अपना सामान बेचते हैं। अब देखिए बाहर हम कोई सामान तभी बेचते हैं जब हमारे पास हाई क्वालिटी हो उसकी, ठीक है। सपोज़ करिए आप घर में कुछ भी कैसा भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से कोई हमारे पास आता है, मेहमान, मान लो जस्ट सिंपल एक एग्जांपल ले लो खाने का ही, हम घर पे तो हम खाना अच्छा ही खाते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई मेहमान आता है तो हमारा प्रेजेंटेशन और भी अच्छा होता है, ठीक है। हमारी जो खाने की जो रिचनेस है, ठीक है, खाने की जो सुंदरता है, एक देखने में, प्रेजेंटेबल होने में, ये सब हम ध्यान रखते हैं कि जो बाहर वाला आया तो उसके लिए हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो जब ये खाने की छोटी सी चीज़ हम अपने घर में फॉलो करते हैं, तो जो हमारा व्यापार जो पूरे देश को इंडिकेट करता है, हमको कोई नहीं जानता ये व्यापार कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, तो इंडिया की क्वालिटी कैसी है सामान की, है ना, तो ये और कंट्री में भी जाएगी, बात फैलेगी कि वहाँ का ये सामान आता है तो कैसा आता है। तो इस चीज़ का क्या होता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे इमेज पे, हमारे गुडविल पे। तो ये जो इंटरनेशनल प्लेस हमारे एक मार्केट में बनती है, और हमको एक कॉपरेशन भी लोगों से होता है, संपर्क भी होता है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सेम किस में आएंगे, इंपोर्ट में आएंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों वैसे तो हमने ये देख लिया है ना, अब डिफरेंस के फॉर्म में पूरी टेबल बनी हुई है आपके पास एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इसको आप रीड आउट करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, हमने बहुत अच्छे सारे पॉइंट एक एक करके हमने पढ़े थे डिटेल में पूरा। अभी सिर्फ हम इसको फटाफट से पॉइंट देख लेते हैं और आपको रिवाइज हो जाएगा। ये डोमेस्टिक बिजनेस है, ये इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक माने जो कंट्री के अंदर होता है, इंटरनेशनल मतलब जो कंट्री अपनी कंट्री से बियॉन्ड हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, क्योंकि सेलर और बायर क्या होंगे, इसमें तो क्या होते हैं एक ही देश के होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। फिर वैसे ही स्टेक होल्डर, इसमें अपने देश के ही होते हैं सारे, ठीक है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉई है, मिडिल मैन है, पर इसमें क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अदर स्टेक होल्डर सच एज सप्लायर्स वगैरह क्या होते हैं, फ्रॉम डिफरेंट नेशंस के होते हैं, ठीक है बच्चों। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इन प्रोडक्शन, यहाँ पे इजीली होता है डिग्री ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, जो फैक्टर के प्रोडक्शन से लेबर है, कैपिटल है, पर यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। द डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर है, कैपिटल है, अक्रॉस नेशंस इज रिलेटिवली लेस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, बहुत सारी लोग लेबर जाना नहीं चाहेगी, ठीक है, अब्रॉड, तो इसीलिए भी क्या होता है, दिक्कत आती है। फिर है कस्टमर
हेट्रोजेंटली अक्रॉस मार्केट्स, बहुत से हमारे इंडिया में क्या है, हम फटाफट कोई सामान का कंज्यूम नहीं करते हैं, हम बहुत उसको यूज करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट आर रिलेटिवली मोर होमोजेनियस इन नेचर, हम चीज़ों को मिलता है ना यूज कर करके फिर लास्ट में हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं, और कुछ चीज़ों को तो हम क्या करते हैं जुगाड़ रूप में काम में देते हैं। इंटरनेशनल जो मार्केट है लैक होमोजेनिटी ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, और जो उनके कस्टम्स है, जो उनके प्रेफरेंस है, वो चेंज करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, देखिए सिस्टम तो सबका अलग है, हमारे इंडिया का सिस्टम जो है वो पॉलिसी अलग है और फॉरेन की अलग है। पॉलिटिकल सिस्टम जो रिस्क होती हैं वो इफेक्ट करती हैं इसको, दोनों में डिफरेंस है, हमारा कुछ अलग इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल, ठीक है, बाहर की कंट्री का अलग है, तो उनका क्या होता है, चेंज होता है। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, सिंपल वो भी वही पढ़ा था हमने, है ना, कि रूल्स रेगुलेशन हमारे इंडिया के अलग हैं और दूसरे देश के अलग हैं। क्या बोला है, इंटरनेशनल बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज, ठीक है, जैसे टैरिफ है, क्वार्टर्स है, एक्सेट्रा, ये मल्टीपल कंट्री में अलग अलग होते हैं। फिर करेंसी यूज, है ना, डोमेस्टिक में तो सेम करेंसी चलती है, पर फॉरेन में क्या होता है, अलग करेंसी चलती है। तो मोस्टली हमने सब कुछ देख लिया, इतना कुछ, अब हम आगे इसके बारे में और दूसरा जो सब टॉपिक है इसका वो पढ़ेंगे।